नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा। उपचुनाव की फाइट, जोश आई किसका? उनका जो अभी अभी लोकसभा चुनाव के परिणामों को खुद के लिए उत्तर प्रदेश में कमाल बता रहे हैं। जोश आई उनका भी जो सरकार में है। जाहिर सी बात है, ये उत्तर प्रदेश है और यहां पर राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से बदलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, सभी का जोश होना लाजमी है। अब चूंकि बात उपचुनाव की है तो जाहिर सी बात है, लिटमस टेस्ट है 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले का सेमीफाइनल है। वो सीटें जहां के विधायक तो संसद पहुंच गए, लेकिन वहां पर अब उपचुनाव भी होना है और जब उपचुनाव होगा तो जाहिर सी बात है, दो हाथ राजनीतिक पार्टियां करेंगी। सभी अपनी अपनी तैयारियां पक्की बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल हम इनको पटक देंगे। दोनों लोग एक दूसरे को बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण की अगर हम बात करें, वो कब बदलता है कोई नहीं जानता। तो क्या जो लोग अभी कमाल करके आए हैं वो समझ गए हैं, या फिर अभी भी वो रहस्य बाकी है, वो समीकरण समझना बाकी है जिन्हें समझकर सत्ता पाई जाती है। एक मसला और है, वो मसला यह है गठबंधन का। इंडिया गठबंधन यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में साथ लड़े, परिणाम भी बेहतर लाए, लेकिन क्या उपचुनाव के अंदर तो गठबंधन बरकरार रहेगा? और ऐसे में खास बात यह भी है कि अभी तक जो बयान आए और जो हवा मिल रही है, उस हिसाब से कांग्रेस का मन तो है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है? आज की खास चर्चा उपचुनावों की फाइट पर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जोश किसका हाई है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इस राज्य ने तमाम कयासों, अटकलों और खासकर एग्जिट पोल्स के आकलनों को गलत साबित कर दिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में एक बार फिर से चुनावी मौसम आ गया है। दरअसल प्रदेश की करीब 9 लोकसभा सीट पर ऐसे नेता सांसद बने जो इससे पहले विधायक थे, और कानपुर में इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद उनकी सीट भी खाली होने की चर्चा है। अब चूंकि हालांकि इसको लेकर आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी पर देश की निगाहें इसीलिए टिक गई हैं क्योंकि इस बार बीजेपी को यहां अप्रत्याशित तरीके से कम सीटों पर जीत मिली है। साल 2019 में बीजेपी ने प्रदेश की 62 सीटें जीती थी, जबकि बीएसपी राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जिसने 10 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को तब सिर्फ 5 सीट पर जीत हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सफलता के बाद क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा, इसको लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों के बंटवारों को लेकर रफ्फाकफी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि कम से कम 10 सीटों में उसे 2 सीटों की हिस्सेदारी दी जाए। फिलहाल अंदर खाने में चर्चाएं दोनों दलों में चल रही हैं, लेकिन बात अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई है। अब देखना ये होगा कि क्या सीटों पर कांग्रेस और सपा में समझौता होगा या फिर तलाक हो जाएगा। लोकसभा नतीजों के बाद यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वो है फूलपुर विधानसभा सीट, खैर विधानसभा सीट, गाजियाबाद विधानसभा सीट, मझवा विधानसभा सीट, मीरापुर विधानसभा सीट,
इसके साथ ही साथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट, करहल विधानसभा सीट, कटेरी विधानसभा सीट और कुंदरकी विधानसभा सीट है। इनमें से 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के हिस्से में, जबकि बाकी की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो अब सांसद बन गए। ऐसे में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा भी होना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2027 का सेमीफाइनल होने वाला है। लोकसभा चुनाव के बाद 9 विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं। वहीं कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा होने के बाद अब यह सीटों की संख्या 10 भी हो सकती है। मामला बराबरी का है, क्योंकि 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते की हैं तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खाते की हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि बाजी कौन मारता है, क्योंकि पीडीए फार्मूले को लेकर जहां समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है, वहीं इस बढ़त को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी मंथन चिंतन शुरू कर दिया है। तो चिंतन और मंथन के दौर के बीच सवाल ये कि आखिरकार क्या उपचुनाव के अंदर तमाम लोग एक साथ, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नजर आएंगे या फिर बीजेपी उनको चुनौती देगी। खास चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। हमारे साथ प्रदीप भटनागर हैं, बीजेपी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। और डॉक्टर एचएन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय जी। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत थोड़ा सा हटकर करेंगे प्रदीप जी के पास आकर। प्रदीप जी, ये चूंकि अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उत्तर प्रदेश के, सभी ने देखे किस तरह के रहे, कुछ प्रत्याशित रहे कुछ अप्रत्याशित रहे, लेकिन अब चूंकि वो तो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की देखना होता है। और आगे जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव है, बीजेपी के लिए एक मजबूत वो मौका जहां पर वो ये साबित कर दे कि ये लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था वो लोकसभा चुनाव का था। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार के प्रति सब ठीक है, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि साथ में आएंगे ये लोग, ऐसा लग रहा है फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपका कहना सही है। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी संगठन देगा उसको भारी मतों से जिता के लाएंगे। पहली चीज पे जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और कार्यकर्ता भी बड़ा दुख और अफसोस में है कि हमने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये चीज जो निर्णय आया क्यों आया। मगर आज निर्णय जब पता लगा कि ये कुछ फरेबी लोगों ने झूठ बोल के खटाखट वाला जो फार्मूला दिया, उन चीजों को लेके ये चीजें गड़बड़ा हुई। और ये भी एक चीज और क्लियर हुई है, और मैं तो स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से कि एक समुदाय भारतीय जनता पार्टी को ना तो पहले था साथ में, ना आज साथ में है। आज ये भरम भी दूर हो गया, जिनके लिए 10 वर्ष तक सब कुछ करा और करते रहेंगे भी, मगर उन्होंने जिस प्रकार से इतनी कुछ करने सरकार की करने के बाद भी जो उन्होंने परिणाम दिया, उन परिणामों पर विशेष ध्यान है। और इन परिणामों को देखते हुए जो उपचुनाव होगा उससे भारतीय जनता पार्टी बड़ी सजग और तैयार है, और उस तरीके से ही चुनाव लड़ेगी जिस तरह अन्य दल लड़ना चाहते हैं। और जो वोटर वोट देना चाहते हैं उसी के माध्यम से उसी प्रकार चुनाव लड़ा जाएगा। वोटरों के हिसाब से भी और दलों के हिसाब से भी। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अब देखना तो ये है कि भैयन बाटन कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है। और देखिए दबाव तो कांग्रेस बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस से सब कुछ चल गया है। अब तो समाजवादी पार्टी के ऊपर वादे कि क्या होना है। चलिए अब देखिए, दूसरी चीज ये है कि देखिए किस प्रकार एक सूबे ने वादा करा था विधानसभा में कि मैं विधानसभा में उत्तर प्रदेश में की जनता के मुद्दे उठाऊंगा, उनका विश्वास जीतूंगा। देखिए दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश छोड़ के फिर रण छोड़ हो गए। ठीक है, अब समस्या दोनों दलों में यही तो सबसे बड़ी चीज है कि जनता से वादे करते हैं, रण छोड़ हो जाते हैं। प्रदीप जी, अब सवाल लीजिए, एक और सवाल है। मेरा कहने का मतलब ये था, जाहिर सी बात है, चलिए आपने माना, और बहुत कम लोग होते हैं जो खुलकर इस तरह से बोलते हैं, आपने माना, लेकिन मेरा कहने का मतलब है वो जो दूर चले गए, मतलब जो दूर थे आपके हिसाब से, और जो और दूर हो गए, वो सर दूर चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री रैली को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र उतार कर इनको दे देगी। और अब देखिए ना सर, मतलब नाराज तो अब आप अपनी मेहनत पर खुद ही पानी फेर ले रहे हैं। 10 साल जो हुआ चुनाव में सर सब बह गया। मैंने आपको देखिए जो मुद्दे थे उन मुद्दों को
जो मुद्दे हैं उनको उठाए हैं और बहुत मजबूती से उठाए हैं। अगर आपने बात करी अगर मंगलसूत्र की, तो मंगलसूत्र का कारण भी बताया जनता के बीच में खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे उनके अन्य दल के नेता हो, चाहे उनके प्रवक्ता हो, उन्होंने बताया भी कि क्या कारण था जो मंगलसूत्र तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता के बीच में आके समझाना पड़ा। नहीं वो तो ठीक था, मंगलसूत्र की हिफाजत कर रहे थे, ठीक था सर, लेकिन मंगलसूत्र जो प्रदीप जी मंगलसूत्र जो देने की बात थी ना कि इनको दे दिया जाएगा उतार कर, सबसे पहले ये गलत है कि मैं कह रहा हूँ सबसे पहले ये पूछा जाए कि जो लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का आज मतलब बता दें मुझे, राहुल गांधी हो, चाहे उनके नेता हो, चाहे उनके प्रवक्ता हो, कि लोकतंत्र का नियम क्या होता है। हाँ, ये लोकतंत्र पहले आज जनता को ये बता दें इंडिया वॉइस के उससे कि लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। मैं पूछ लेता हूँ प्रदीप जी, किससे पूछ लूं? अशोक तिवारी जी से पूछूं या उपाध्याय जी? नहीं सर, आपकी इच्छा है, जिस मर्जी से पूछिए, हमें तो पता जवाब मिलना नहीं है। चलिए अशोक तिवारी जी आपके पास आता हूं, कहता हूं सर, सबके जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। अशोक तिवारी जी आपके पास आता हूं, एक सवाल प्रदीप जी का और एक मेरा। प्रदीप जी का सवाल ये है कि लोकतंत्र क्या होता है, ये आप बताइए। मेरा सवाल ये है सर कि कुछ क्लियर तो कर दीजिए, कांग्रेस के साथ ही मिलकर लड़ रहे हैं कि अकेले लड़ रहे हैं, या ये दबाव बना रहे हैं? उपाध्याय जी की तरफ से दबाव बनना शुरू हो गया है। जी देखिए, ये विषय अलग विषय है। अभी हम लोग साथ साथ हैं और आगे भी साथ साथ हैं, यही शुभकामना हमारी भी है, आपकी भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपचुनाव है और उपचुनाव में हम जितने भी उपचुनाव 9 सीटें या 10 सीटें जो भी होनी है, ये 9 सीटों पे सामने आ रहा है और 9 सीटों का उपचुनाव हम 9 सीट जीत कर दिखाएंगे। 9 में 9 मतलब इंडिया गठबंधन जीतेंगे जी। 9 में 9 जीतेंगे। इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा इसमें। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जनता से कट चुकी है और जो है लोकतंत्र से कट चुकी है, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात बहुत अच्छी बात करें, लेकिन लोकतंत्र में मूलभूत आवश्यकताएं जो जनता की होती हैं, जो मौलिक चीजें होती हैं, उस पर ध्यान दिया जाता है और उस पर ध्यान नहीं न देने वाली सरकार को राजतंत्र ही कहेंगे, जो खाली पूंजीपतियों का ध्यान देती रहे, किसानों पर बर्बरता करे, किसानों पर लाठियां बरसाए, आंसू गैस बरसाए, उनको थार गाड़ी से कुचल दिया जाए, ये लोकतंत्र की हत्या कहते हैं इसको। संविधान सम्मत कार्य होना चाहिए। संविधान सम्मत कार्य में मुजरा नहीं आता है, इस मंगलसूत्र नहीं आता, उसमें जो है इस तरह की जो है निचले बयान नहीं आते हैं। तो सवाल इस बात का है, अब इसमें क्या बताया जाता है? इसमें जिस तरह से आकार मचा हुआ है देश में, नीट की परीक्षा को लेकर के, नीट की परीक्षा को लेकर के आकार मचा हुआ है, अभिभावक परेशान है, बच्चे परेशान है, युवा परेशान है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है तिवारी जी, ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे ध्यान दे कम से कम सरकार। उपाध्याय जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रदीप जी जो सवाल पूछ रहे थे, एक तो उसका जवाब आप भी दे दीजिए भाई, जवाब देना बनता है ना। और एक सवाल ये भी है सर, एक सवाल ये भी है, क्या 3 सीटों पर लड़ेंगे 9 में से? अजितेश जी, पहले अब प्रदीप भाई के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता जो फैसला करती है उसमें चुनाव के बाद चाहे हारे चाहे जीते, ये नहीं कहा जा सकता है कि हम मुसलमान को और कोई काम नहीं करेंगे। मुसलमान का नहीं ये वो कहा कह रहे हैं कोई नहीं करेंगे, वो ये कह रहे हैं हम करते रहेंगे लेकिन हमें साथ नहीं देना। एक समुदाय बिहार में इनके जेडीयू के सांसद नहीं कल का देवेंद्र ठाकुर कहे हैं कि हमारे पास मुसलमान है, यादव जेडीयू की भरोसे आप भी तो बैठे हो, आएगी तो क्या मना कर दोगे? नहीं कहोगे ना आ जाओ। क्या लोकतंत्र ये कहेंगे? नहीं, प्रदीप जी ने कहा कि हमको मुसलमान तो वोट देते नहीं है। भैया आपको वोट देते हैं कि नहीं देते, आप कैसे कर सकते हैं जब आप एक समुदाय को, अभी गुजरात में लोकसभा के चुनाव के समय एक राजपूत महिलाओं के बारे में अपशब्द कहा गया तो राजपूत नाराज हो गए, तो क्या आप राजपूतों को भी ऐसे ही कहेंगे? मुसलमान को आप कहेंगे, राजपूत को कहेंगे, ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में जितना शोषण हुआ है तो आप ब्राह्मण अगर वोट न दे तो ब्राह्मणों को कहेंगे? क्या ये लोकतंत्र नहीं है? लोकतंत्र में आपको 10 साल
पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, झोला भर भर के और दी जनता तो बहुत अच्छी थी। अब अयोध्या में हार गए, चित्रकूट में हार गए, तो अब अयोध्यावासियों को गाली दे रहे हैं, अब ब्राह्मणों को गाली दे, अब राजपूतों को गाली दे, अब मुसलमानों को दे, यादवों को गाली दे। क्या यही लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जनता का फैसला सिरोधार्य होता है। अगर आपकी सरकार नहीं बनी तब भी हमारे लिए जनता भगवान होती है लोकतंत्र में। अगर बन गई, जैसा कि लगते हैं, दो पहिए लगे हुए हैं चंद्रबाबू नायडू जी की और नीतीश कुमार जी की, वो कब तक पहिया है, कब निकल जाएगा वो बात अलग है। लेकिन इस समय लगी है, डगवाग अगर चल रही है। आप अपने से सरकार नहीं बनाए हैं, आप बहुमत की मोदी की सरकार नहीं है, ये इंडिया गठबंधन की सरकार है। मोदी की सरकार ने जनता ने उखाड़ दिया। चुनावों के परिणामों के बाद उपाध्याय जी अपनी तो सरकार खैर कोई नहीं बना सकता है, सीधी सी बात है। कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, कोई नहीं बना सकता है। लेकिन हम लोगों का गठबंधन सरकार या तो एनडीए की रहेगी या इंडिया गठबंधन की रहेगी, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की, ना समाजवादी पार्टी की अकेले। आप बताइए अजितेश जी, चंद्रबाबू नायडू की सोच क्या है? वो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं, वो हज कमेटी को या हज हाउस को अनुदान देने की बात करते हैं, 50 साल के उम्र के मुसलमानों को पेंशन देने की बात करते हैं। क्या ये बीजेपी की विचारधारा है? ठीक है, अरे एक बार उपाध्याय जी होगी ना, मैं ही कह रहा हूँ सर, मैं ही कह रहा हूँ कि विचारधारा कहाँ मिल रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं ही कह रहा हूँ कि देखिए 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बदली और पहले 5 साल रही, उसके बाद फिर से चुनाव जीत गई। अभी वो चल रही है सरकार, अब 2027 में चुनाव होना है, उससे पहले ही उपचुनाव लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप केंद्र को, चलिए ठीक है, आपने मुद्दों को लेकर, कई सारी चीजों को लेकर जो है बढ़त बनाई। उत्तर प्रदेश में सामने जो है वो आपकी जो लड़ाई है वो है योगी आदित्यनाथ। कैसे सर, क्या रणनीति रहेगी? ऐसा जैसा कि तिवारी जी ने कहा, हम लोग 9 सीट पर, जितने भी उपचुनाव होंगे, 9 सीट पर, 16 सीट पर, 17 सीट पर, सभी सीटें जीतेगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन में विश्वास कर रही है, बीजेपी चाहे मोदी की सरकार हो चाहे योगी सरकार है, दोनों एक समान काम किए जनता को दुख देने का, जनता को कष्ट देने का। अब जनता इनके बहकाव में नहीं आएगी। उन्होंने अपना एक दिशा दे दिया है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे प्रदेश सभा। क्योंकि जो मैंडेट आया है वो तो सांसदों के खिलाफ आया है। अब हालांकि इस उपचुनाव से काफी कुछ साफ हो जाएगा तिवारी जी, है ना? प्रदेश सरकार का भी रहता है उसमें। आ रहा हूँ प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। अशोक तिवारी जी, इस उपचुनाव से ये तो क्लियर हो जाएगा, सेमीफाइनल इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नाराजगी थी वो सांसदों के लिए थी कि विधायकों के लिए भी है। 27 से ही क्लियर हो जाएगा इस उपचुनाव से कि 27 में क्या होने वाला है। सरकार से भी है और केंद्र सरकार से भी है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों सरकारों से नाराजगी है जनता को, जनता कहीं कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा है ना कि आपके सांसद हैं तिवारी जी, आपके सांसद हैं गाजीपुर से अफजाल अंसारी, वो कह रहे थे थोड़े दिन पहले कि दरअसल उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें बीजेपी की आई ये सिर्फ योगी की वजह से आई हैं, मोदी जी का जादू खत्म हो गया और योगी जी मेहनत की इसलिए सीटें आ गई। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ। ये उनके विचार हो सकते हैं, मेरे विचार नहीं। हाँ ठीक है, मेरे विचार से योगी जी भी हाँ। साथ भी जनता खुश नहीं है। हाँ। जनता उनको सबक सिखाएगी योगी जी को। हाँ। और जनता हमारा साथ देगी। ठीक। और जनता हमारे साथ रहेगी। हाँ। और हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। ठीक है तिवारी जी, ठीक है। प्रदीप जी ओवर टू यू। अब चूंकि देखिए मैंने अभी एक सवाल और ले लेता हूं, फिर अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। जो आप बोलना चाह रहे हैं वो बोलिएगा, बस मेरा एक सवाल और ले लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है सवाल, और वो सवाल काफी लाजमी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए ये चुनाव था देश के मुद्दों का, अब उपचुनाव है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में जो प्रतिद्वंदी हैं मतलब विपक्ष के, वो हैं योगी आदित्यनाथ। आप बोलिए। देखिए प्रतिद्वंदी अगर आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं तो मैं थोड़ा बताता हूँ। देखिए प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी और द्वंद्व के लिए है सामने कांग्रेस या एनडीए गठबंधन। आप मुख्यमंत्री जी को प्रतिद्वंदी ना बनाइए ना। हाँ। ये तो भाजपा के नेतृत्व में वो अपने कार्यकर्ता भाजपा के ही हैं, और माननीय मुख्यमंत्री अगर जनता के बीच में काम कर रहे हैं भाजपा की तरफ से आगे की कार्यकर्ता के रूप में, तो ये तो सरलता है पहली चीज। देखिए अभी आपने अभी लोकतंत्र के विषय में बोला, देखिए बड़ी अच्छी बात है कि कांग्रेस के साथी ने लोकतंत्र को गूगल में पढ़ लिया था, मगर अशोक जी को लोकतंत्र नजर नहीं आया लोकतंत्र क्या होता है, क्योंकि इनके राज में बहुत अच्छा लोकतंत्र था ना।
क्योंकि क्या 5-5 मुख्यमंत्री थे, ओपन खुले में अपहरण होते थे, गोली चलती थी, दंगे होते थे 1000 से ऊपर के, वो लोकतंत्र था। अब ये चोपड़ा साहब पीछे पहले भी अशोक जी बैठ के बहुत ज्यादा बातें बना रहे थे कि इस बार कांग्रेस भाजपा का चोपड़ा साफ कर देंगे, इनकी 60 सीटें भी नहीं आने देंगे। अब आप अपने देखिए आप कहाँ है खड़े का, उसके बाद दूसरे का चोपड़ा साफ कीजिएगा पहली चीज। अभी मैं जिस प्रकार से मेरे को ये अभी बता रहे थे चंद्रबाबू नायडू के बारे में, देखिए चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के एक अपना सिस्टम है चलाने का, वो कैसे चला रहे कैसे नहीं चला रहे। मगर मैंने जो बात कही बड़ी स्पष्ट और ओपन और खुल के कही है मैंने कि भाई ये भाजपा को इस तरह प्रकार से बदनाम कर रखा है इन दलों ने। अब ये देखिए मैंने भी पूछा लोकतंत्र की बात, क्या लोकतंत्र की यही तो एक अब परिभाषा है कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर इतना काम करने के बावजूद भी जो गरीबों को फ्री बिजली दी, अभी भी राशन की लाइनों में वो लगे हैं लोग आज भी। मैं अभी साहब सहारनपुर था और मैंने अपने आंखों देखा जिन्होंने वोट नहीं दिया, जो केवल चाहते थे नहीं जी समाजवादी पार्टी आएगी तो इस्लाम आएगा, जिन्होंने ये नारा लगाया वो आज भी लाइन में लगे हुए थे राशन लेने के लिए, जिनको छत भी मिली। मैं तो खुले सरकार के बारे में कोई वो नहीं है, सरकार के तो 140 करोड़ जनता है और वो करेगी उसके लिए, वो उसके विकास के लिए उसके लिए सोचेगी, लाभ के लिए भी सोचेगी। जितनी योजना है वो 140 करोड़ जनता के लिए, मगर जनता ने क्या दिया एक वोट के बदले, वो भी सामने चीजें सामने आनी चाहिए और बोलना भी चाहिए और उनको सुनना भी चाहिए। ये देश जो है कानून से चलता है, कट्टरता से। ठीक है अशोक तिवारी जी, तो एक मिनट दीजिए मुझे। देखिए अगर लोकतंत्र इसे ही कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबसे पीछे उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। गुजरात के अंदर यही परिभाषा है कि 14 राज्यों में कांग्रेस 0-0 हो गई। तो ये लोकतंत्र यही यही परिभाषा है। किसी को पसंद नहीं आया भाजपा का कार्यकाल, किसी को नहीं आया, लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पर। मगर ये पार्टियां मैं सर मैं पूछना चाहता हूँ ना कि कौन सा लोकतंत्र खतरे में है जो आपने एडवर्टाइजमेंट करा? आप बताइए कौन सा कानूनी किताबें जो चेंज होने जा रही, जो आपने गरीबों को रूमर फैलाया, आपने दलित पिछड़े जिन्हें आपने पढ़ने नहीं दिया समुदाय को, और आपने जो भ्रमित उन्हें बातों से करा, वो आप जो 85,500 रुपए कब दे रहे हैं? जी अपनी बात रखें जी सर। मैं बहुत शालीनता से अपनी बात रखने जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से सवाल है प्रोता जी से, क्या जनता के टैक्स का पैसा जो कि 5 किलो राशन दिया जा रहा है, क्या फूड गारंटी बिल है हमारे यहाँ, खास सुरक्षा अधिनियम है, वो खैरात वो कोई एहसान कर रहे हैं क्या? उसके बदले वोट चाहते हैं क्या? जिसने वोट दिया या नहीं दिया वो लाइन लगा करके दे रहा है, ये उसका अधिकार नहीं है क्या? भारत में यही है लोकतंत्र, बता दीजिए। इसको कहते हैं अशोक जी भारत में कितने लोग टैक्स देते हैं ये बता दीजिए। अहंकार युक्त शैली अगर आपने खत्म ही नहीं हुई है अभी, तो ये बता दीजिए। इसी तरह हारते रहेंगे और इनको जवाब वापस नहीं आना। अब 2 सीटों को हो जाएंगे धीरे धीरे। जी चलिए ठीक है। मैं तो पूछना चाहता हूँ आप पूछिए लाइन लगा कर ले रहे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो लाइन लगा कर ले रहे हैं। अपनी जेब दे रहे हैं कांग्रेस के जो है बता दीजिए अगर जवाब आपके पास हो तो, मगर आप जवाब देंगे नहीं। जवाब आप एक बार सवाल दोबारा कर लीजिए। अशोक जी सुन लीजिए, एक बार सवाल सुन लीजिए। देश में 140 करोड़ जनता में कितने लोग, अगर आपको पता हो तो कितना नादान बोल टैक्स देते हैं। आप जो मुझे अधिनियम समझा रहे हैं आप मुझे, अशोक जी सुन लीजिए सवाल, मैं भी आपका सवाल सुनकर जवाब देता हूँ। तो 140 करोड़ जनता में जरा बता दीजिए, जो आप अभी कह रहे हो सब टैक्स की जनता के टैक्स का पैसा कितने लोग टैक्स देते हैं 140 करोड़ की जनता में? थोड़ा सा आप ये बता दीजिए। बात कर रहे हो। दूसरा ये बता दीजिए कांग्रेस के जो अभी अकाउंट फ्री हो गए थे, फर्जी बात करते हो तुम अपने घर से। अरे तो भाई आपको भ्रमित मत करो जनता को बैठ के, आपने वोट बैंक के लिए जनता को भ्रमित मत करो बैठ के टीवी पे। आपसे अजितेश जी उनसे पूछ लीजिए, अपने जेब से दे रहे हैं क्या? मैं पूछ लूंगा, 1 सेकंड सर पूछ लेता हूँ, जरा उपाध्याय जी के पास भी चलते हैं।
मैं पूछ ले रहा हूँ प्रदीप जी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए जो ये पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे रहा हूँ। उसके बाद उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं भी सर, मैं भी टैक्स पेयर हूँ और मेरे टैक्स का पै जाता है। मैं बिजनेस करता हूँ, टैक्स देता हूँ। हाँ। और इस 140 करोड़ की जनता में 5.5 करोड़ 5.5 करोड़ तक लोग टैक्स देते हैं। तो ये बात मत बोलिएगा आप। कांग्रेस के अगर कांग्रेस के अकाउंट फ्री हुए तो नहीं बना था। सुन लो, जवाब नहीं है। आप फ्री में दे रहे हो। एक बार उपाध्याय जी के पास चलेंगे, ठीक है? ये लड़ाई तो खत्म नहीं होगी, ये जंग खत्म नहीं होगी। एक सेकंड में आ रहा हूँ, अशोक जी आ रहा हूँ, प्रदीप जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। जरा उपाध्याय जी अकेले पड़ गए, एक बार उपाध्याय जी को भी चर्चा में ले लेते, उसके बाद फिर चर्चा गर्म होने दीजिए, कोई बात नहीं। उपाध्याय जी, सवाल अपनी जगह तटस्थ है अभी भी, हालांकि हम लोग चले गए दूसरी चर्चा में, उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, एक बारी उसी उपचुनाव की बात करते हैं। मैं ही कह रहा हूं सर कि अब तो राहुल गांधी ने तय कर लिया है, रायबरेली रहेंगे। ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि दरअसल धोखा दे दिया वायनाड को। अरे अजितेश जी, तो क्या नरेंद्र मोदी जी बड़ौदा को वहाँ 2014 में बड़ौदा छोड़ दिए तो वहाँ धोखा दे दिया? हाँ। अरे भाई यही तो कहते थे राहुल जी यूपी छोड़कर भाग गए। हाँ। भाई हम राहुल जी को वायनाड से भी प्रेम है और रायबरेली से, क्योंकि हाँ। रायबरेली परंपरागत पुरानी सीट है। हाँ। और रायबरेली में उन्होंने अपने रहना निश्चित किया और अपनी बहन को वायनाड में, तो कोई अंतर तो है नहीं। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये परिवारवाद को लेकर भी कुछ कह रहे थे, बताइए। देखिए फिर परिवार को ही टिकट दे दिया, कोई प्रत्याशी नहीं मिला। बार भैया वहाँ के लोग मांग कर रहे थे कि राहुल जी अगर आप नहीं है तो प्रियंका जी को यहाँ लड़ाइए। इनके कैबिनेट में गठन में परिवार जगह का देख ले, हमारे सब परिवारवाद को ले गए अपने पास। जो इंडिया गठबंधन के पास परिवार वाले थे सब मोदी जी ने अपने पास लेकर चले गए, इकट्ठा कर लिए हो। चाहे चिराग पासवान जी का हो, चाहे अनुराग ठाकुर जी का हो, चाहे पीयूष गोयल जी का हो, समझ रहे हैं नहीं? हाँ। सब परिवारवाद उनके पास चला गया है। अब हमारे पास कोई परिवार, प्रियंका जी 54-50 साल के ऊपर की हो गई, 25-20 साल से राजनीति कर रही है, वो परिवारवाद में अभी आएंगी? हाँ। बताइए आप। हाँ। परिवारवाद में तो आएंगी नहीं, वो संघर्ष की है। प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं आप? वहाँ की देश की जनता उनको स्वीकार करेगी और देश की जनता क्या रहे परिवारवाद तो आप क्या चला गया? आ रहा हूँ उपाध्याय जी, जवाब लेता हूँ। परिवारवाद किसे कहते हैं? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो गांधी बने, कभी मम्मी जी बने और कभी भैया जी बने। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है ना, खड़गे साहब। अभी तो है ना, मगर बहुत लंबे कार्यकाल तक अगर आप देखें तो राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्हें हरा के भेजा अमेठी से। हाँ। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी माता जी बन गई, 7-10 साल तक बनी रही, उससे पहले भी अध्यक्षा बनी। तो ये सब कुछ समझने वाली चीज तो ये कि 15 साल 18 साल तक अध्यक्षा बने, क्या राहुल गांधी सीधा राष्ट्रीय महामंत्री बनेंगे? एक ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं बन सकते, एक मंडल के अध्यक्ष नहीं बनते। ये जिन लोगों के नाम ले रहे हैं ये नीचे से ऊपर आए हैं, एकदम राष्ट्रीय महामंत्री। मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के पहले कोई चुनाव लड़ेंगे क्या? अरे सब सवाल सीधे जवाब दिया करो। आप सवाल बताइए ना, मैंने पूछा मोदी जी मुख्यमंत्री बनने के पहले चुनाव टैक्स नहीं भरा, परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद किसे कहते हैं? कि आप पार्टी के मालिक बन के बैठे रहो। अरे भाई अमित शाह के बेटे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव बने हैं, वो प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं तो घोषणा कौन कर रहे हैं मीडिया में? राहुल गांधी राजनीति कर रही है, कौन है? प्रचारक है। तो यही चीज, यही शैली है कांग्रेस की, परिवारवाद की। सामने से आकर मोदी जी को छोड़िए, मोदी जी जवाब नहीं दे पाए। आप और आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी कहते रहा हूँ, आप परिवार मोदी जी के धन के बराबर भी नहीं है। शहादत देने में भी आपका कोई परिवार है। चलिए ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के आपके परिवार के ध्यान रखिए, पूरी ठीक है उपाध्याय जी, आपके परिवार के प्रधानमंत्री जी के ओके। क्यों नहीं है? समय की कमी है सर, समय की कमी है। हाँ उपाध्याय जी ठीक है, ठीक है, आप तो भड़क गए। एक सेकंड रुकिए ना, रुकिए। अशोक तिवारी जी के पास एक फाइनल कमेंट लेंगे क्योंकि समय की कमी है, उसके बाद फिर सबका शालीनता के साथ धन्यवाद करूंगा। अशोक तिवारी जी 15 सेकंड एक फाइनल कमेंट। उत्तर प्रदेश के जो आने वाले उपचुनाव है इनमें समाजवादी पार्टी अभी खुद को कहां खड़ा दिखती है? जी देखिए, उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता
को हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, सभी मुद्दों पर साथ दिया। हाँ। और एक बार पुनः हम फिर जा रहे हैं जनता के पास। हाँ। और जनता हमारे साथ है। हाँ। और जनता हमें फिर गले लगाएगी। ठीक है। फिर हाथों हाथ देगी। हाँ। और 9 की 9 सीटों पे हम जीतेंगे। हाँ, हम जीतने जा रहे हैं। भाजपा को परखच्चे बनाएंगे। 12 सेकंड एक फाइनल कमेंट प्रदीप जी। हाँ, की घोषणा जिस दिन हो जाएगी और उस दिन भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं को साथ लड़ेगी। हाँ, और विषयों पे ध्यान रखेगी। हाँ, जो लोकसभा के अंदर जो विपक्षी दलों ने धोखेबाजी करी है, हाँ। जनता से झूठ बोला है, वो हाँ। जनता जवाब देगी। चलिए ठीक है, तो ठीक चुनाव है, में बहुत छोटा उपचुनाव में उतनी मान्यता नहीं होती है, मगर ठीक जवाब है। जरूर देगी। ठीक है उपाध्याय जी, आपको समय नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राजनीति है और राजनीति को समझना है तो करीब से देखना पड़ता है, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब बात सियासत की होती है तो सियासी फैसले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं से आपकी आगे की रूपरेखा जुड़ी हुई होती है। खैर, न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना ही दिखा देते हैं। नमस्ते।